जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है। क्या कह रहा है कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला है आल्प्स पर्वत, दूसरा है हिमालय, तीसरा है एंडीज, चौथा है रॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आल्प्स पर्वत यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। इतना याद रखना है। अगर आल्प्स पर्वत की मुख्य चोटी या प्रमुख चोटी की बात किया जाए तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है? माउंट ब्लांक। लिख देते हैं माउंट ब्लांक। और माउंट ब्लांक की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 4860 मीटर है। और ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका फ्रांस देश में स्थित है। लेकिन आपको बता दें कि आल्प्स पर्वत जो है इसका सबसे अधिक विस्तार आपका स्विट्जरलैंड में है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टोटल 40 क्वेश्चन लाए हैं और सभी क्वेश्चन शानदार हैं। सभी भागों से मिला जुला के लाए हैं, इतिहास से, इकोनॉमिक्स से, भूगोल से, सब कुछ मिक्स है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला है नील नदी, दूसरा अमेजोन नदी, तीसरा है मिसिसिपी, चौथा है गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अमेजोन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और आपको बता दें यह नदी संसार की सभी नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है लगभग 6280 किलोमीटर है। तो बहुत लंबी है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर एक नदी है जिसके बारे में आपको झारखंड जीके में पढ़ाते हैं, गंगा नदी। तो झारखंड में एक जिला है, कौन सा आपका? साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है। और साहेबगंज हमारा जिला बना है 1983 में। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, पहला में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। दूसरा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तीसरा में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और चौथा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये वाला हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं और तीनों क्रम में हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर को ही क्या कहा जाता है? तो जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा? तो थार मरुस्थल। ये भी याद रखना है। और राजस्थान में एकमात्र नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? तो लूनी नदी। ये सब आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पूछ देता है कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाता है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। ये याद रखना है। अब यहाँ क्षेत्रफल बात खूब हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का लगभग कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहाँ से होती है? पहला उत्तर पूर्वी मानसून से, दूसरा वापस होती मानसून, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा प्राप्त होती है। इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो आपको बता दें केरल में आता है। और केरल में सबसे पहले मानसून लगभग 1 जून को जो है वहाँ प्रवेश कर जाता है। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाता है कि भारत के किस स्थान पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आपको बता दें भारत के जो है मासिन राम, ठीक है, भारत के मासिन राम नामक स्थान में सबसे अधिक वर्षा होता है। और ये मासिन राम नामक स्थान जो है आपका कहाँ है? तो आपका मेघालय राज्य में है। ठीक है, कहाँ? मेघालय राज्य में है। अगर यहीं पर आपको पूछ देता है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, तो आपका कौन सा जगह हो जाता है? नेतरहाट। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र झारखंड में कहाँ है? तो आपका हो जाता है चाईबासा का मैदान। कहाँ? चाईबासा का मैदान। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 15।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरण में विभक्त हैं। आपको बता दें कि कौटिल्य का और नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त। और इसी को जो है चाणक्य भी कहा जाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति के तीन ही नाम है। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक एक महान किताब लिखी है। लेकिन जैसा नाम है तो उससे आप लोग को लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होगा, लेकिन नहीं, यह राजनीति पर बेस्ड है। कितना किसमें? तो राजनीति पर बेस्ड है। और इसी में आपके 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं। और आपको बता दें 180 प्रकरण हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? पहला जालोक, दूसरा अवंती वर्मा, तीसरा नंदी वर्मन, चौथा है बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बृहद्रथ कौन है? तो अंतिम मौर्य सम्राट हैं। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नाम लिख देते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो है उन्होंने नए वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या है? उसका शुंग वंश नाम है। तो ये अंतिम व्यक्ति थे बृहद्रथ, तो इसकी भी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की जाती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? पहला है 1532, दूसरा है 1531, तीसरा है 1533, चौथा है 1536। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि बाबर के मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में, कितना? तो 23 वर्ष की आयु में 1530 को सिंहासन पर बैठता है कौन? आपका हुमायूं। और उसके बाद 1531 में जो है उन्होंने पहली बार चुनार पर आक्रमण कर देता है। इतना याद रखना है। और बता दें कि बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ है? पहला है धार्मिक कर, दूसरा है लगान निर्धारण का तरीका, तीसरा है धन कर, चौथा है संपत्ति कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगान निर्धारण करने का तरीका को ही क्या कहा जाता था? बंटाई कहा जाता था। तो देखिए मध्यकाल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली आपकी बंटाई थी। अब इसी को जो है और एक नाम से जाना जाता था, इसी को गलाबक्सी भी कहा जाता था। क्या? गलाबक्सी भी कहा जाता था। इतना याद रखना है। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। और इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था। एक खेत बंटाई, एक लंक बंटाई और एक राशि बंटाई। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 1590, दूसरा है 1575, तीसरा है 1576, चौथा है 1572। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1576 में। कब? तो 1576 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? पहला है 1911, दूसरा है 1904, तीसरा है 1906, चौथा है 1907। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बंगाल में जो है कौन कौन से राज्य, कौन कौन से हिस्सा शामिल था। तो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल था। किसमें? बंगाल में। अब इसको जो है विभाजन कब किया जाता है? तो विभाजन 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन इसी विभाजन को जो है रद्द किया जाता है कब? आपका 1911 में। और तारीख क्या था? तो तारीख था आपका 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, चौथा है लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन की विस्तार की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? तो आपको बता दें 1848
से लेके 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला था, तो आप सभी जानते हैं कि 1853 में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक ये भी पूछता है, तो बम्बई से थाने तक। ठीक है, बम्बई से थाने तक जो है ट्रेन भारत में पहली बार चला था। कब, तो 1853 में। और 1853 के समय जो है किसका, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो देख रहे हैं ना, झारखंड जीके वाला क्वेश्चन आपका इंडिया लेवल के जीके में भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है झारखंड जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झारखंड जीके में तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन इंडिया लेवल के जीके में भी पूछे जाएंगे। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। पहला है चंपारण, दूसरा है रांची, तीसरा है बलिया, चौथा है भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो खूंटी, वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में जन्म होता है। और खूंटी जिला जो है क्या है, बिरसा मुंडा का विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। लेकिन आपको बता दें कि खूंटी जिला जो है पहले नहीं था, ये रांची जिला के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि खूंटी तो जिला बाद में बना है। कब बना है खूंटी जिला, तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, रांची जिला से अलग होके। तो रांची का ही भाग था खूंटी, इसीलिए जो है यहाँ पर रांची ऑप्शन दिया गया है। तो रांची आपका सही हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो बिरसा मुंडा के बारे में झारखंड जी के हम तो खूबे बताते हैं, तभी नहीं बताते हैं। रांची हमारा जो है ये जिला बना है 1899 में, तो खूंटी इसी से अलग होके 2007 में बना है खूंटी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारा हम क्लियर कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। पहला है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। दूसरा है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तीसरा है खलीफा ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन किया था। चौथा, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए जो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इतना याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। गुजरात के जो है पोरबंदर नामक स्थान में हुआ है। और उनकी मृत्यु कब हुई है, तो उनकी मृत्यु कब हुई है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वैसे हमको पता है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कांग्रेस की नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। पहला असहयोग, दूसरा है राजवामवध्य, तीसरा है अनुकूल प्रविघटन, चौथा है अविधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजवामवध्य। अब इसका मतलब नहीं समझते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और 1885 से लेकर आपको बता दें कि 1905 तक जो है क्या है, कांग्रेस में नरम दल नेताओं का ही वर्चस्व रहा था, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें उदारवादी या नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना और अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषाओं और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इसीलिए जो है क्या कहा जाता है, उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसी को क्या कहा गया है, इसी को राजवामवध्य कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। पहला, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए। दूसरा है किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में। तीसरा है बैसाखी की प्रार्थना के लिए। चौथा, पंजाब सरकार का विरोध। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में आपका जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था। एक्चुअली आपको बता दें कि किचलू और सतपाल जो है कांग्रेसी नेता थे, और इनका जो है गिरफ्तारी हो गया था। अब गिरफ्तारी को जो है इसके विरोध में जो है पंजाब के लोग कहाँ, तो जलियांवाला बाग में बैठक कर रहे थे। और ये ही इनका गिरफ्तारी तो एक कारण था, लेकिन इसके पीछे और एक कारण था कि रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ था, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। तो तारीख था कौन सा, आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 की ये बात है।
तो आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में के माह में क्या होता है, बैसाखी का पर्व होता है। तो उस दिन छुट्टी था तो सभी बाल बच्चे, बूढ़े जवान सभी जो है इकट्ठा होके किचलू और सतपाल के बंदी के विरोध में, साथ ही रॉलेट एक्ट का भी विरोध करने स्वरूप वहाँ पर आराम से शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। जिस पर जनरल ओडायर ने जो है बिना सूचना के अंधाधुंध गोली चला दी थी, जिसमें जो है हजारों व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ये तत्कालिक कारण था किचलू और सतपाल के बंदी बनाना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 15 नहीं 16 आ गया। भारत में नारी आंदोलन उनकी किनकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? पहला पद्मा बाई रानाडे, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के प्रेरणा से शुरू हुआ था भारत में नारी आंदोलन, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाते हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में, कब? तो 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब रानाडे ने अपने सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की। अब इस कार्य में उनकी पत्नी जो है पद्माबाई रानाडे ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी और स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध की थी और स्त्रियों की शिक्षा का, अशिक्षा का भी विरोध किया था। इसी से प्रेरित होकर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है क्या किया था, नारी आंदोलन चलाया था। अब उसमें यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा, एनी बेसेंट ने भी क्या हुआ था कि नारी आंदोलन चलाया था। तो उस घटना से प्रेरित होके एनी बेसेंट के द्वारा जो है नारी आंदोलन चलाया जाता है, इतना याद रखना है। चलिए नहीं समझे होंगे तो बस उतना ही आप लोग बी है याद कर लीजिए, कभी कभी ज़्यादा समझाने से भी दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला है दादा भाई नारोजी, दूसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा है राम मोहन राय, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी? तो तारीख था आपका, यहाँ लिख देते हैं 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला रामदेव, दूसरा सत्यभोक्ता, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा एनएम जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय के द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सभी भागों से है, इतिहास से भी है, भूगोल से भी है, इकोनॉमी से है, सभी चैप्टर को शामिल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला अवध की राजकुमारी, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा नाना साहेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवध की राजकुमारी। आपको बता दें कि 4 जून 1857, ठीक है, 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और बेगम हजरत महल ने यहाँ पर की थी, कहाँ पर? अवध में। तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में जो है विरोध किया गया था और इसी को क्या कहा जा रहा है? अवध की राजकुमारी कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? पहला है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा है 1930, चौथा है 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 17 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट लाया गया था। और किसके नेतृत्व में लाया गया था?
तो न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट के नेतृत्व में, इसीलिए उसी के नाम पर इस एक्ट का नाम क्या रखा गया, रोलेक्ट एक्ट नाम रखा गया। और इसको जो है भारतीयों के द्वारा काला कानून कहा गया। अब काला कानून क्यों कहा गया, तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे बेल लेने की भी आज़ादी नहीं थी। इसीलिए जो है इस कानून को ना वकील, ना दलील, ना अपील की कानून कहा जाता है। तो इसी को जो है यही जो काला कानून का जो है विरोध करने के लिए, साथ ही डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल के जो है विरोध का जो है गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बैठक हुई थी। कब, तो 13 अप्रैल 1919 को। ये हम बता चुके हैं। तो रोलेक्ट एक्ट आपका 17 मार्च 1919 को पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसके आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को बिना बताए शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे बेल लेने की भी आज़ादी नहीं होती थी। इसीलिए इसे भारतीयों के द्वारा काला कानून भी कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहला है 9 अगस्त 1942, दूसरा है 10 अगस्त 1942, तीसरा है 11 अगस्त 1942, चौथा है 13 अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया गया था। कौन सा नारा? करो या मरो। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डू और डाई कहा जाता है। और 9 अगस्त 1942 को जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस आंदोलन को क्या कहा गया था? तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा गया था। क्या? अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतना याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? पहला है उत्तर प्रदेश बिहार, दूसरा है बंगाल उड़िया, तीसरा है गोरखा सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत से, और चौथा है मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ के लोगों को या किस प्रकार के सिपाहियों को अपने सेना में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, गोरखा सिख पंजाबी उत्तरी प्रांत से। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। पहला वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है हेनरी लॉरेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और वारेन हेस्टिंग्स का जो है कार्यकाल क्या रहा था? तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा था 1757। अच्छा, इसके कार्यकाल याद नहीं आ रहा इस, शायद हाँ, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा भूल गए। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हम भूल चुके हैं, उसको आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पहला है चेबरलिन, दूसरा है चर्चिल, तीसरा है क्लीमेंट इटली, चौथा है मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा था? 1942 में हो रहा था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चर्चिल था। पूरा नाम क्या है? तो विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी से थे। ये भी आपको याद रखना है, लेबर पार्टी से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कुंडग्राम, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है मगध, चौथा है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में जन्म हुआ था। और ये जो है जैनियों के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? आपके महावीर जैन। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो आपका कुंडग्राम में हुआ है। कब हुआ है? तो आपको बता दें 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला है आपका लुम्बिनी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है वैशाली।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले आपको बता दें कि धर्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या होगा। तो उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो सारनाथ नामक स्थान पर दिया गया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। और पहला उपदेश को ही क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो नाम चेंज कर दिया है, तो इससे आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर जो है सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? पहला है मौर्य वंश, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है गुप्त, चौथा है कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नंद वंश के बाद जो है मगध पर किसने शासन किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने। देखिए, नंद वंश जो है उसका कार्यकाल क्या रहा है? तो नंद वंश का जो है कार्यकाल रहा है आपका 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। ये क्या है? तो आपका नंद वंश का कार्यकाल। इसके बाद जो है मगध में किसका शासन होता है? मौर्य का। और मौर्य लोगों का शासनकाल क्या था? तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो है आपका मौर्य राजवंशों ने शासन किया था। कहाँ पर? मगध पर। तो इतना शॉर्ट में याद रखिए कि नंद के बाद जो है मौर्य का जो है शासन होता है मगध पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? पहला है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है तक्षशिला, चौथा है उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला हो जाएगा। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा के लिए कौन सा था? तो तक्षशिला था। ये आपको याद रखना है। और चाणक्य ने कौन? तो चाणक्य ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो तक्षशिला में प्राप्त की थी। हाँ, ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है। कौन सा किताब? तो अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है। तो आज जो हम टोटल 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आपको धैर्य बना के रखना है। इतिहास वाला चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़िएगा तो वो भी आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? पहला है भारत के सभी न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितना? 6 मौलिक अधिकार। लेकिन पहले जो है आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो है भारत में कितने? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारत के नागरिकों को। साथ ही 11 क्या है? तो मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला है लोकसभा, दूसरा है संसद, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति का सामान्यतः तो कार्यकाल कितना होता है? आपका 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो है महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले ही उसको सूचना देना पड़ता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, किसी में भी शुरू किया जा सकता है। और महाभियोग के प्रस्ताव को रखने के लिए सदन के कुल सदस्यों के आपको बता दें 1/4 सदस्यों की सहमति, 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है, तभी जाके महाभियोग माना जाएगा और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में। और संसद आप जानते हैं कि संसद में आपके कौन कौन है? लोकसभा है और राज्यसभा है। और ये दोनों में से कहीं भी जो है महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं
अब संसद जो है अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है, तो संसद का जो है अनुच्छेद आपका 79 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। पहला है कृषि, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पुलिस, चौथा है रक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची के विषय में आता है। समवर्ती सूची मतलब होता है जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ऐसे सूची 3 होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है आपका संघ सूची। संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को। और एक होता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और तीसरा जो होता है आपका समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। पहला है अशोक मेहता, दूसरा है डॉक्टर इकबाल नारायण, तीसरा है बलवंत राय मेहता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही भारत में क्या है, पंचायती राज की स्थापना की गई है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहला 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। ये आपको याद रखना है। और लोकसभा में कितने, तो लोकसभा में जो है 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन उसको जो है वर्तमान में हटा दिया गया है आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो लोकसभा वाला हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो अब भी बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक यानी कि क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको 3 तत्व शामिल किए गए हैं। पहला क्या, तो पहला हो जाएगा सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता है। और दूसरा क्या, तो दूसरा सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है। और तीसरा क्या, तो तीसरा हो जाएगा प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय और प्रचार की स्वतंत्रता है। तो ये आप लोग सिंपल शॉर्ट भाषा में इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 19 जो है प्रेस यानी मीडिया को जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 46वां संविधान संशोधन और चौथा है 48वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। और इसी को जो है क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। पहला अकुशल कृषि व्यवसाय के कारण, दूसरा है अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, तीसरा है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी कारण है भारत में आर्थिक विकास के रुके रहने का। ठीक है, चलिए अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकीकरण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि अम्ल वर्षा क्या है। तो एक क्वेश्चन साइंस में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है
कारखाने से होती है, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कोयला जलाने से और चौथा लकड़ी जलने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कारखाने से। इसको समझिएगा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा, जिसको हम लोग तेजाबी वर्षा कहते हैं, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? कारखानों से निकलने वाला धुआं। इसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका साइंस का क्वेश्चन। ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा है आकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। तो चुंबकीय सुई का उपयोग जो है दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दिशा के ज्ञान के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार हैं क्या? पहला, राष्ट्र के बीच मित्रता प्राप्त करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, तीसरा है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी इस तरह के सवाल रहेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो लंबा लिखा हुआ रहेगा उसी को मारेगा। 80-90% जो है संभावना हो जाता है कि वही ठीक होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे लंबा यहाँ कथन दिया गया है कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना वैश्वीकरण के पीछे का मुख्य विचार है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो प्रयास किए हम आप लोग को जो है इंडिया लेवल का जीके को भी पढ़ाने का। वैसे हम तो पढ़ाते हैं क्या आपको झारखंड जीके, लेकिन आप लोग के विशेष डिमांड पर जो है हम इंडिया लेवल का जीके भी लेकर आते हैं, और काफ़ी मेहनत से, और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा तो किस में है, किस में पकड़ है ज़्यादा? तो झारखंड जीके में है। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।